क्या हम दिल्ली और पंजाब की वजह से ही अगर पोल्यूशन है तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? एज एन एक्टिविस्ट पूछ रहा हूँ मैं। कि इसका समाधान राजनीति में नहीं है। कि तो बड़े दुश्मन है, बड़ी सिक्योरिटी लेके घूमते हो। कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं है तो आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा समझिए। आपकी क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने तो 16-17 वर्षों से इस पे आवाज उठा रहा हूँ। नेपोटिज्म तो वो कहते हैं पॉलिटिक्स में क्यों, बॉलीवुड में चले जाइए, एक्टिंग में चले जाइए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का लॉयर। एक भी रीजनल पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। मोहन भागवत जी स्टेटमेंट दिए कि हम दो हमारे तीन, क्योंकि आप हिंदू बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। आर्टिकल 370 इस पे आप बताएं। 370 मैं तो वो आदमी हूँ जो 20 साल से इसकी लगातार मांग करता है। पिछले 8-10 साल में वन इंटरनेशनली वी आर गिवन मच मोर रिस्पेक्ट। जो हम पहले लोग हमें लुक डाउन करते थे, आज हमें रिस्पेक्ट देते हैं। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, हमारे मित्र, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टिविस्ट, मीडिया ओनर, हिंदुत्व लीडर, जर्नलिस्ट, लेकिन आप में जो सबसे ज्यादा आउटशाइन करता है दैट इज द एक्टिविस्ट बिट, राइट? तो मैं आपसे आज क्रोम टॉकीज पे वी विल टॉक ऑन द एक्टिविस्ट बिट। आपको जिस पे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे आप बात कीजिए, बट एक्टिविज्म इज समथिंग जो स्टैंड आउट करता है। हाँ, जर्नलिस्ट ये एक्टिविज्म का ही पार्ट है, या भी थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उसको डोमिनेट किया है, थोड़ा कमर्शियल हो गया है। हाँ, कमर्शियल हो गया है। नहीं तो जो आप देखिए, इंडिपेंडेंट आंदोलन लीजिए या कहीं पर भी लीजिए, पुराने इतिहास में भी सारे जितने एक्टिविस्ट होते थे वो जर्नलिस्ट होते थे, सारे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट होते थे। इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। करेक्ट, इसलिए मैं वो रोल निभा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा आपके साथ जो डिस्कशन रहेगा सुरेश भाई, वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविस्ट बिट, जो मुझे, जिसके हम कारण हम मित्र भी हैं, काफी बातचीत होती रहती है हमारी। ये आपके तो बड़े दुश्मन है, बड़ी सिक्योरिटी लेके घूमते हो। हाँ? तो थोड़ा चैलेंज रहता है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं है तो आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा समझिए। चलो, अच्छा, ये अच्छी कहावत है। अभी बात करते हैं एक्टिविज्म पे, लेकिन एक्टिविज्म जाने से पहले कुछ गवर्नमेंट्स की कुछ नीतियां हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे भी उस पर विचार है, आई हैव माय ओन ओपिनियंस। जैसे कि आर्टिकल 370 ले लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं पहले वन नेशन वन इलेक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं इंटरव्यूज को कम रखूंगा, अपना विचार रखूंगा। आप एग्री करते हैं तो बताइए, डिसएग्री करते हैं तो बताइए। मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने ये जो सिस्टम छोड़ के गए हैं कि हम 5 साल, सालों साल, महीना महीना आपस में लड़ते रहते हैं, कौन पावर में आएगा, हम इलेक्शन ही लड़ते रहते हैं। इलेक्शन आने के बाद काम कौन करेगा? क्योंकि इलेक्शन आने के बाद फिर लड़ते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन, उसका इलेक्शन। हालांकि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो जो इलेक्शन फेस्टिवल चलता रहता है वो कांग्रेस में किसी बिजनेस कम हो जाएगा। कांग्रेस वालों ने, किसी इंडस्ट्री ने बताया भी था, हमें बोला था कि आप इसको ज्यादा प्रमोट मत कीजिए, आप ही का नुकसान हो जाएगा, टीआरपी का। आपकी क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहली बात? और अगर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने तो 16-17 वर्षों से इस पे आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरे कई एपिसोड भी इस पे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो हर 5 साल है ना, ये भी बहुत कम पीरियड है, लंबा होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी कौन बनता है, उस पर जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। मिलना तो राजनीति में कुछ ही लोग चला रहे हैं। जिस प्रकार से हर 6 महीने में इलेक्शन है, उस प्रकार से तो देश कभी भी इलेक्शन मोड से बाहर जाता ही नहीं है। और इसलिए फिर लोक लुभावन घोषणाएं देते हैं, फिर बजट पे असर पड़ता है टैक्स पेयर का, और फिर डेवलपमेंट नहीं होती है। कॉस्ट एक स्मॉल, छोटा फैक्टर है मेरे हिसाब से। इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कॉस्ट से ज्यादा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे। नहीं, जातिवाद तो बढ़ाते हैं और भी चीजें बढ़ाते हैं। जातिवाद, पोलराइजेशन, तो अंग्रेज भी कर गए थे, डिवाइड एंड रूल। शायद आज की पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, बिना किसी का नाम लिए। मेरा जो एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन मैन, जो सबसे बड़ा कंसर्न है दिल्ली का पोल्यूशन, राइट? अभी विंटर्स में 300-400 चले जाते हैं, 150 आते हैं। कितना बढ़िया दिन है, आसमान का रंग पता लग रहा है शायद नीला है, राइट? सो जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, पंजाब का चैलेंज था, बिकॉज दे सेड कि पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। क्या हम दिल्ली और पंजाब की वजह से ही अगर पोल्यूशन है तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? एज एन एक्टिविस्ट पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, इसका समाधान राजनीति में नहीं है, ध्यान रखिए। राजनीति चाहे कोई पावरफुल पॉलिटिशियन जाएंगे, आप जैसे लोग चाहेंगे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसको। देश के राजनेताओं को एक बीमारी है, वो पर्यावरण की बातों को भी हम ठीक करेंगे कहते हैं, जो कि उनके बस की बात नहीं है। वह केजरीवाल है या कोई और भी है,
पंजाब को दोष देंगे, हरियाणा को दोष देंगे, किसी और को दे देंगे। एक्चुअली ये मैंने करने का काम नहीं है, हमने करने का काम है। नहीं, हम में पहल तो कौन ये लेगा? हम जो है ये राजनीति से नहीं होती, क्योंकि राजनीति तो डिवाइड करती है। ये हमने करने की बात है। हिंदू दर्शन प्रकृति को माँ कहता है। माँ के स्वरूप इस प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे तो हवा का, पानी का, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए ये कोई हमें पहल तो करेगा सुरेश भाई। हाँ, तो पहल तो क्या है, बजट पे बजट लाएंगे, टावर बनाएंगे, नहीं, पैसे खर्च करेंगे, इंडस्ट्रीज चल रही है फिर दिल्ली corruption में, करेंगे। इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्री चल रही है। आज कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कोई इनिशिएटिव ले, पॉलिसीज स्ट्रिक्ट करे। अच्छा मेरी बात सुन, कानून है, जो कानून लागू नहीं हो सकता वो कानून का क्या फायदा? हाँ। आप अपने बाहर देखिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, डिवाइडर्स तो बना दिए, Yes. लेकिन अगर उसको कोई पुलिस ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या हुआ? राइट। तो ये तो पॉलिटिकल वीकनेस हुई ना। तो इसमें अगर 10 साल तक किसी सरकार की जवाबदेही है तो कुछ काम तो करेगी। अब आज की डेट में वो पोल्यूशन ना रोक के, डिवाइडर ना रोक के, वो सब लगे हुए हैं कि हम इलेक्शन कैसे मैं जीतेंगे। थोड़ी बड़ी बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म वाली बातें नहीं करता। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, जिसमें राजनीतिक दल और अब तक की सत्ता विफल रही है ना, ये सारी जो चीजें आप बोल रहे हैं, इसके पीछे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं हुआ है, समाज का चरित्र नहीं बनाया जाता है। और इसलिए ये सारी चीजें हम व्यक्तिगत स्तर पर अलग सोचते हैं, हम करके सोचते ही नहीं है। और इसलिए बस एक दूसरे के ऊपर लटकाएंगे। अपने घर में हम एयर प्यूरिफायर लगाएंगे, लेकिन बाहर का नहीं सोचेंगे, और एयर प्यूरिफायर को कचरा बाहर झाड़ के आ जाएंगे। हाँ। तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी क्या होगा राय है? और होना चाहिए, इसके बगैर नहीं चलेगा। और होगा जब आप सरकार ने तय किया है। हम बात करें तो संसद भी इसका समर्थन कर चुकी है, तो ये तो होना ही है। अच्छा, इसमें अब मेरी ऑपोजिशन पार्टीज से बात हुई थी एक सेमिनार में, लेकिन उनका ये कहना चुनाव था, सुधार की बात है जो आप कह रहे हैं ना, इसको व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है। इलेक्शन को सारे इलेक्शन को एक साथ करना, लेकिन इलेक्शन का जिस प्रकार का पैसे का प्रभाव है ना, अभी महाराष्ट्र चुनाव है, 100 करोड़ रुपए विधानसभा के लिए खर्च हुए, जी। 100। हाँ। तो आप इलेक्शन 5 साल बाद करो और 100 करोड़ खर्च करो। मुद्दा क्या है? मुद्दा आम आदमी, एक कॉमन मैन विधायक बन सकता है क्या, सांसद बन सकता है क्या? वो स्थिति खत्म होती जा रही है ना। इन्वेस्टमेंट तो बहुत 5 ज्यादा है। साल बाद आप इलेक्शन करके भी क्या करोगे? एक सुधार आपने कर लिया, दूसरे सुधार का क्या है? तो 5 साल नहीं तो इसलिए- कितना, आप बताएं। इसलिए व्यवस्था क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा है और कहीं फटा हुआ है, तो वहां पर आप उसको सिल रहे हैं, वहां पर उतना हिस्से को पैच कर रहे हैं, ये पूरा ही फटा हुआ है, इसलिए आपको पूरा ही चेंज करना चाहिए। इसी को पूरा व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन केवल चुनाव में करके नहीं चलेगा। व्यवस्था परिवर्तन आपको जुडिशरी में भी करना चाहिए, पुलिस में भी करना चाहिए, पॉलिटिकल केवल करके नहीं चलेगा, आपको चारों स्तंभों का करना चाहिए, मीडिया में भी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए ये आप टुकड़ों में दुरुस्त करने की जब बात करते हैं ना, तब ठीक नहीं होता है। परसों मैं चेन्नई में था, डीआईजी तमिलनाडु, उनसे बात हुई थी, उनको आई एम कोटिंग, ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो काफ़ी हद तक बायस्ड है। आप मीडिया में हम ही ब्लेम लेते हैं इस बात का। आप ओटीटी पे जाइए, फिल्म्स देखिए, पुलिस को हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। हाँ। तो कोई बेचारा ईमानदार भी अगर वो देख रहा होगा, वो कहेगा अरे सभी लोग करप्ट है तो हम भी बन जाते हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव बनता है। तो मीडिया को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। सेम थिंग आज की डेट में जुडिशरी ले लीजिए, लोग ओपनली पार्टीज में बात करते हैं कि जुडिशरी काफी करप्ट हो चुकी है, राइट? तो इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिक्स, इट इज द पॉलिटिक्स, द पुलिसिंग एंड द जुडिशरी एंड द मीडिया, द फोर्थ पिलर, Yes. राइट? लेकिन होगा कैसे, पहल कौन लेगा? हाँ, ये क्योंकि हर आदमी कमाने जिसे उसमें- स्टार्ट किया है, वो जर्नलिस्ट आप बता रहे हैं वो भी कमर्शियल हो गया है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मोदी जी ने जो प्रारंभ किया है वो व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा, ऐसा हम माने तभी इसको फायदा है। नहीं तो हम उतना हो जाएगा, चुप बैठ जाएंगे। सरकार का भी फॉलोअप करना पड़ता है ना, जैसे हम करते हैं किसी विषय का फॉलोअप करते हुए। 370 आप आके इतने वर्ष हो गए, क्यों नहीं करें? हमें नियत पे डाउट नहीं है सरकार के, लेकिन फॉलोअप करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का भी फॉलोअप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। एक इसका काउंटर व्यू है। मैं पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, और मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। 5 साल भी क्यों, थोड़ा और लंबा हो, ताकि कोई जवाब दे तो दे, कोई काम तो करे, कुछ रिजल्ट तो आए, कोई आंसरेबिलिटी। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योर से चलती हैं वो सक्सीड हो जाती हैं। प्राइवेट बाथरूम्स आप किसी होटल में जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, एकदम स्पिक एंड स्पैन, जहाँ पे कोई ओनर नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सबका ही है, वहाँ गंदगी फैलती है। तो आप जो इसका काउंटर ओपिनियन एक ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, जब आदमी वोट करने जाएगा
राइट, वो दोनों स्टेट के लिए या नेशनल लेवल पे एक ही वोट डालेगा। ये तो कहेगा नहीं इस पार्टी को मैं नेशनल में देता हूँ, इसको स्टेट देता हूँ। ऐसे कई रिजल्ट लगे हैं हाँ। जिसमें लोगों ने लोकसभा में किसी और पार्टी को चुना है। एक ही जगह पर 2 ईवीएम रखे थे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अभी भी तो कई जगह हो ही रहे ना। मैं मेजोरिटी की बात हाँ, कर रहा हूँ, जो होता है ऐसा कोई बात नहीं। वेरी नाइस। मेक इन इंडिया पे क्या है? और वैसे भी जो रीजनल पार्टीज है ना, अब इस पे मैं नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, लेकिन इस पे सोचना चाहिए। एक भी रीजनल पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। आप कश्मीर से शुरू करिए, वहाँ की 2 महबूबा की लीजिए या अब्दुल्ला की लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड है, उनका बेटा ही बनेगा। उसके बाद आप नीचे आइए, नेपोटिज्म तो वो कहते हैं पॉलिटिक्स में क्यों, बॉलीवुड में चले जाइए, एक्टिंग में चले जाइए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का लॉयर। प्रोफेशन और प्राइवेट कंपनी में अब आपकी कंपनी का तो आपका बेटा ही बनेगा, इसमें ये तो वो तो अलग बात है ना। पॉलिटिकल पार्टी का ये आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, तो ये प्राइवेट कंपनियां जो बना के रखी है, मतलब शरद पवार से भी टूटा तो भतीजा ही, तो फिर दोबारा हमारे प्रधानमंत्री का तो कोई है नहीं सक्सेसर। नहीं तो वो हुआ ना, उनके बाद का क्या। हमें सिस्टम पे काम करना चाहिए, व्यक्ति पे नहीं। मैं इसलिए व्यवस्था शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ कि व्यवस्था पे काम होना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नहीं बट एक तरीके से नेपोटिज्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे अनुभव से पिछले 10 साल में थोड़ा कम हुआ है पहले से। अगर आप दूसरी पार्टीज लें, इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया। फिर क्या, अलायंस में बाप है बीजेपी में, बेटी को भेज दिया दूसरी पार्टी में, वहां से सांसद विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स निकाल, ये एक आई थिंक एक ह्यूमन कमजोरी है जो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन देखिए, मैं खानदान, परिवार, लीगेसी का समर्थक हूँ। कोई वैद्य है और उसका बेटा अगर वैद्य बनेगा तो आप कोई तो आप उसके पास जल्दी जाएंगे। आप कहते हैं ना, अरे खानदानी वैद्य है। हाँ, ये संगीत में भी खानदान है, वैद्य में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वोट नहीं दोगे खानदानी नेताजी। तो वहाँ तो परफॉर्मेंस पे बात जाएगी ना। फिर डेमोक्रेसी क्यों कहते? फिर तो राज व्यवस्था सबसे अच्छी थी। कम से कम आपको चुनाव में हर साल खर्चा नहीं करना पड़ता था, राजा भ्रष्ट नहीं था, राजा को गुंडे नहीं पालने पड़ते थे। मतलब लेकिन राजा को वोट भी नहीं जोड़ बटोरने थे ना। हाँ, वही ना, राजा को इलेक्शन नहीं लड़ना था, इसलिए राजा काम में लगा हुआ था। हाँ, हमेशा काम। तो इसलिए कुछ मामलों में, और देखिए डेमोक्रेसी कई मामलों में अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ उदाहरण के लिए, एक पिता है जिसका बेटा सीमा पर बलिदान होता है और वो कहता है कि अब मैं छोटे बेटे को सीमा पर भेजूंगा, वो भी बलिदान होता है। तो पिता कहता है कि उसका बेटे का बेटा बलिदानी, पिता का बेटा अब सीमा पर सैनिक बन के जाएगा, उस पिता का भी एक ही वोट है। और जिसने 4 पैदा करके रखे और चारों सेना के जवानों पर गोली चलाते आतंकवादी, उनके पिता का भी एक ही वोट है। तो डेमोक्रेसी यहाँ गलत है ना। टैक्स चोर का भी एक ही वोट है, ज्यादा टैक्स देने वाले का भी एक ही वोट है। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, एक स्पेशल पूरा एपिसोड डेमोक्रेसी पे कर सकते हैं। नहीं, मैं तो खुद, मेरा एक बहुत कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है। अंग्रेज ये जो सिस्टम छोड़ गए डेमोक्रेसी का, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है सुरेश भाई? हम आपस में लड़े ही जा रहे हैं कि कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा। काम तो कर ही नहीं रहा, दिन भर इलेक्शन चले जा रहे हैं। डीप स्टेट व्यवस्था है जो सारे नेटिव व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, इलेक्शन। इसलिए मैंने कहा ना, अधूरी बात बोल के थोड़ा गलत संदेश जाएगा, लोग कहेंगे सुरेश चौहान के डेमोक्रेटिक नहीं है। मूलतः हिंदू स्वभावतः डेमोक्रेटिक होता है, हिंदू की सारी लीगेसी व्यवस्था ही डेमोक्रेटिक है। खैर, मेक इन इंडिया काफी तरक्की की है पिछले अपने 10 सालों में। देखिए, हालांकि जो जितने भी हाई एंड डिवाइसेस हैं, अभी भी मैं खुद भी इसमें गुनहगार हूँ। हम इतने तकनीक में आगे थे। आप जो साधन, आप पहले और पीछे चलिए, हिस्ट्री में, इतिहास में जाइए, पीछे जाएंगे, बहुत आगे थे। तो हम साधन है ना, साधन, अब तो साधन बन रहे ना, हम साधना वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे साधन थे, जैसे तब का एयरक्राफ्ट भी कैसा था कि जितने लोग बैठेंगे उस हिसाब से आकार बदलता था, ऐसे एयरक्राफ्ट थे हमारे यहाँ। ये मैंने पढ़ा इस बारे में, और पहले की बात है। और रसायन शास्त्र के बारे में जाइए, भारत में कैसे कैसे रसायन बनते थे। जैव शास्त्र के बारे में जाइए, सर्जरी यहाँ पर कैसी होती थी। आप अगर इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे जाएंगे तो उसके बारे में भी यहाँ पर अलग वेव्स की बातें कही गई है। यहाँ पर अगर किसी भी साइंस के आज कौन सी भी थीम के ऊपर आप बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हिंदुस्तान में ये सब था, लेकिन यहाँ पर जो इस्लामी आक्रमण हुआ उसके बाद यहाँ पर सर्वाइवल के लिए लोगों ने अपना सब कुछ ताकत लगा दिया और ये सारी चीज़ें दूर हो गई। खोज करना, संशोधन करना, रिसर्च करना, इसके ऊपर पूरा जीवन लगाना, ऋषि मुनि पूरी जीवन पीढ़ियां लगा देते थे एक रिसर्च पे। तब जाके तो पता चला ना। बहुत बढ़िया बात की। सर्वाइवल तो आज भी चल ही रहा है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी खतरनाक है आज की डेट में। इस माइनॉरिटी को अपील करना है, ये बोल दिया तो ये चिढ़ जाएगा, वो बोल दिया तो ये चिढ़ जाएगा,
इसका भी वोट चाहिए, उसका भी वोट चाहिए, तो काम धंधा गया तो छोड़ दो, अभी वोट बटोरना है, देखिए, माइनॉरिटी सबको अपील करना है। पहले शस्त्र से लड़ाई लड़ी जाती थी, अब नैरेटिव से लड़ाई जा रही है, अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। पहले हथियार से होता था, अब मीडिया हथियार है, फिर वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो। सोचिए ना, जिस धर्म में अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव 8 पुत्रों का आशीर्वाद दिया जाता था, उन्होंने देश और धर्म हित में 2 बच्चे पे आ गए, लेकिन आज उनका ही सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि अब हिंदू बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा है। मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम 2 हमारे 3। 20 वर्ष बाद ये देश हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आपके सवालों में अगर वो हो ही रहा है, कितनी सारी कंट्रीज सड़क बिजली पानी, अगर आप मुझे लोग कहते हैं कि सुरेश चौहान के तुम सड़क बिजली पानी की बात क्यों नहीं करता है, तो मैं कहता हूं कि सड़क बिजली पानी के नाम पर पाकिस्तान नहीं बना था। इस देश का जो विभाजन हुआ वो तो धर्म के नाम पे बना था, कि मजहब के नाम पे बना था। तो फिर वो समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। तो सारे सड़क बिजली पानी और ये हाईवे बीवे बनाना सब ठीक है, कल उस पर चलेगा कौन? हिंदू के टैक्स से बन रहा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदू चलने के लिए बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके दिमाग में फितूर बैठा दिया। और जिसके पास करोड़ की गाड़ी है, करोड़ों की कोठी, वो भी एक बच्चा पैदा कर रहा है, जो ज़्यादा पढ़ता है वो और कम पैदा कर रहा है। तो ये इससे हम अपने सर्वाइवल पे आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करके खड़े हैं। तो बिना किसी धर्म को का नाम लिए, हमारे तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी कह गए, अगर आप अच्छे हिंदू, आप पे कोई अत्याचार करे आप चुपचाप सहिए, आपको कोई मारे तो आप मर जाइए, आपकी कोई जान भी ले ले तो आप जान दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब नैरेटिव की लड़ाई है। तो गांधी के थ्रू भी तो एक नैरेटिव स्थापित किया गया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ गलत नैरेटिव स्थापित किया गया है। बिल्कुल गलत किया गया, बिल्कुल गलत नैरेटिव स्थापित किया गया है कि मिल बांट के रहो, मिलजुल के रहो, लेकिन कोई किसी पे अत्याचार ना करे, कोई किसी पे गलत ना करे। राइट। आर्टिकल 370, इस पे आप बताएं। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत चेंजेस है, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। आपकी क्या विचारधारा है आर्टिकल 370? मैं तो वो आदमी हूँ जो 20 साल से इसकी लगातार मांग करता आ रहा हूँ, और मेरे तो कॉलेज लाइफ में भी मैंने 370 हटाने के लिए जब ABVP में था तो हमने इसके लिए आंदोलन किए हुए। कश्मीर चलो, श्रीनगर में। ABVP पे कौन से बैच में थे आप? मैं तो 89 में था। DU महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में। तो पुणे यूनिवर्सिटी में था, कोपरगांव शिरडी, वहाँ से हूँ मैं। तो वहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था ABVP। तो चलो कुछ कॉमन तो निकला। तो हाँ, तो वहाँ से काम किया था तो कश्मीर में। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। 370 कानून से वहाँ पर बाध्य किया गया था। आज हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में भी 370 लागू है। सिर्फ वह धारा नहीं है, लेकिन व्यवस्था वही है। हिंदू जमीन नहीं ले सकता, हिंदू घर नहीं ले सकता। बताइए, मालदा में, बंगाल में जाके आप घर ले सकते हैं क्या? आप मेरठ के मुस्लिम एरिया में जाके घर ले सकते हैं क्या? आप दिल्ली के सीलमपुर में जाके घर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। 370 से कश्मीर में कानून से बांध दिया था, हट गया, अच्छी बात है। ये सब जो हुआ है पिछले 100 साल में, जो डैमेजेस हुए हैं, ये धीरे धीरे मेरे हिसाब से सुरेश भाई रिड्यूस हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन एरियाज में आप जमीन नहीं ले सकते, ये नो गो जोन है। लेकिन पहले तो नो गो जोन था ही, जा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। देखिए, कश्मीर में तो वहाँ के लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो भी देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये 2-3 दलों ने मिलके हमको लूटा, जो भी मुनाफा लेना था इन 2-3 परिवारों ने ले लिया। कश्मीरी को तो कुछ मिला ही नहीं, उसको मिला तो उसके इनके पीछे जाने वाले उसके बच्चे मर गए। तो अब आप देखिए, इस चुनाव में भी आपने देखा कि लोग एक गोली चले बगैर इलेक्शन हुआ है वहाँ विधानसभा का। ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए आने वाले दिनों में कश्मीर और अच्छा हो, कश्यप ऋषि की इस भूमि में पुनः धर्म की स्थापना हो, ये हम आशा करते हैं। ये एक आरोप है राइट सरकार पे कि हम हिंदू मुसलमान डिवाइड कर करके वोट बटोर रहे हैं। स्पष्ट सवाल है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसलिए मैं मोदी पे आरोप लगाना ठीक नहीं। हाँ, मुझे कह सकते हैं कि आप मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ, उसका कारण मैंने बता दिया कि दोनों अलग है ही। जो सब कहते हैं ना, सब धर्म समान है, उससे बड़ा झूठ नहीं। कैबिनेट में मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी की, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं कि कोई डिवाइड नहीं है। आई थिंक एक इंडियन, एक हिंदू स्टेट है जो ये था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बना था। तो एक ही रूल होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ही लॉ होगा हम सबके लिए, और हर आदमी आके रहे। जो कानून है यहाँ पे, कोई मनाही तो है नहीं उसमें। हाँ, लेकिन मालिक ना बने, मालिक को यहाँ से भगाए ना, तो रहने का फायदा है। नहीं तो लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे, हिंदुस्तान वाली नीति अगर किसी के है
तो फिर तो डेंजर बात है, फिर तो नहीं चलने देंगे, ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात से कोई दो राय नहीं है। तो ये जो बात पोलराइजेशन की हो रही है, नहीं, पोलराइजेशन तो अंग्रेज कर गए थे। ये तो एक्चुअली वो तो था ही उनका डिवाइड एंड रूल। तो अब तो यूनाइटेड एंड रूल की बात हो रही है, हाँ। डिवाइड एंड रूल की नहीं हो रही है, अब तो यूनाइटेड रूल की बात हो रही है। योगी जी ने भी क्या नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। एक्चुअली वो मेरा पूरा नारा है, 2018 में मैंने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो मिटेंगे। मतलब हम संख्या में घट रहे तो मिट रहे हैं, तो इसलिए अब यूनाइटेड एंड रूल का बात हो रही है। और दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है। दूध का शुद्धता होना के लिए पानी अलग होना जरूरी है, और इसलिए राजहंस बनना जरूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल आई एम विद यू। मैं सोच रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आजकल लोग हैं इंडस्ट्री में पूछते हैं कि हम लोग का फोकस अभी सब हट गया है डेवलपमेंट से। नहीं, सरकार तो डेवलपमेंट कर ही रही है ना। नहीं, सरकार कर रही है डेवलपमेंट, हम जाते हैं हाईवे जितने बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में गडकरी जी ने काफी काम किया है, सभी फील्ड में बहुत हाईवेज अच्छा काम पे। हुआ मैं अभी यूपी गया था, लखनऊ में गया था, बिल्कुल देखिए होम मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम हुआ है। अमित शाह कितना मतलब इसका पूरा सारी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, कानून बदले हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हर मिनिस्ट्री में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बुनियादी काम है ना वो नहीं हो रहा है। मतलब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है लेकिन सिस्टम पे नहीं काम हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जुडिशरी पे नहीं हो रहा है, उदाहरण के लिए ब्यूरोक्रेसी पे नहीं हो रहा है, उदाहरण के लिए इलेक्शन पे नहीं हो रहा है, उदाहरण के लिए सिविल कोड आना चाहिए, नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल आना चाहिए, नहीं हो रहा है, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, एनआरसी आनी चाहिए। भागवत जी ने तो हम बोला है, इसलिए इस पर आंदोलन करें। मैं तो आपके दर्शकों को कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकाले तो 9209-204-20 पर मिस कॉल दीजिए। आपका एक मिस कॉल हमारे 10 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करेगा, जिससे कि हम देश के सरकार को कहेंगे कि घुसपैठियों को निकालो। 10 करोड़ घुसपैठे इस देश में, बताइए कौन सी दुनिया, कौन से देश में करोड़ों घुसपैठे? कहीं नहीं है। 10 करोड़, महाराष्ट्र में 1 करोड़, मुंबई में 40 लाख, दिल्ली में 50 लाख, एनसीआर में, पूरे एनसीआर में 50 लाख घुसपैठे हैं। अगर एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की समस्या सॉल्व हो जाए तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पोल्यूशन आधे वैसे काम खत्म हो जाएगा, साफ सही खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, क्राइम। हवा का पोल्यूशन नहीं होगा, पानी का भी होगा, कल्चर का भी होगा, क्योंकि कल्चरल पोल्यूशन भी तो बहुत बड़ा हुआ है। ये घुसपैठियों डॉलर का रुपया, जो डॉलर के और रुपए में आज जो अंतर है 84 रुपए, वो 54 रुपए हो जाएगा जिस दिन घुसपैठियों को हम बाहर निकालें। तो हम कर क्यों नहीं पा रहे? यही तो हम कह रहे हैं, हम मोदी सरकार को कह रहे हैं कि आप सोने की ये दीवारें बनाएंगे देश के लोगों के घरों की, तो भी फायदा नहीं अगर आप ये घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे। तो इनको बाहर निकालो पहले। घुसपैठिए तो कमा रहे हैं यहाँ पे, दमाग में खर्च रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको तो टैक्स भी नहीं देना है, जमीन भी नहीं खरीदनी है, उनको तो कब्जा करना है। तो इसलिए घुसपैठियों को बाहर निकालना इंडस्ट्री का एजेंडा होना चाहिए। आप तो पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे लोगों को जाके मिलते हैं, टीवी वालों को और बाकी मीडिया वालों को, आप सबको इस विषय पे यूनाइट करिए। ये मुद्दा मेरा तेरा नहीं है, ये सारे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट है, और इसलिए सारे जर्नलिस्टों ने मिलकर हिंदुस्तान के ये तय करना चाहिए कि हम सरकार से कुछ चीजें करवाएंगे, नहीं तो हमारा क्या होने वाला है कल। जो भी आज जर्नलिस्ट, उनके बच्चों का क्या होने वाला है, बच्चों के बच्चों का क्या होने वाला है। सब यूएस जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। अब तो वहां जाके क्या होना है? यूरोप तो गया आपके हाथ से, जैसे यूरोप हाथ से गया वैसे यूएस भी जाएगा। हाँ, अब ट्रंप आया है, वहाँ पर एलन मस्क जैसे लोगों ने, बड़े उद्योगपतियों ने भी तय किया है कि अमेरिका अमेरिकन्स के हाथ में रहे, इसलिए वहाँ पर भी बदलाव होने की संभावना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से भगा देंगे, वो भारत आ जाएंगे, क्योंकि म्यांमार से भगा दिए रोहिंग्या, यही आ गए, किसी मुस्लिम देश ने उनको आश्रय नहीं दिया। तो अमेरिका से, यूरोप से जब इनको भगाना शुरू होगा तो कोई मुस्लिम देश इनको सहारा नहीं देने वाला है। देख लेना, आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये क्लिप सेव करके रखना। यूरोप से, अमेरिका से भगाए जाने के बाद ये सब हिंदुस्तान आएंगे, ये भविष्यवाणी है मेरी। इसलिए अभी से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और 20 साल में मैंने जो जो कहा है वो हुआ है। बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा। हाँ, ट्रंप ने दीवार खड़ी करनी थी, यूएस मेक्सिको बॉर्डर। खैर, जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव, इन माय व्यू ओवर द लास्ट 10 इयर्स जो मेरी विचारधारा है, काफ़ी पॉजिटिविटी देखी हमने। मैं लकीली काफ़ी ट्रैवल कर लेता हूँ इंडिया से बाहर। जो व्यवहार लोगों का हमारी तरफ था आज से 10 साल पहले, आज बिल्कुल अलग है। पीपल लुक अप टू अस, दे रिस्पेक्ट अस। इंडिया में आप देखिए, टैक्स रिफंड्स, हमारी जो कंपनीज हैं, पहले टैक्स रिफंड्स आज से 6-8 साल पहले तक। का किस्सा बता दूं? बताइए। ये पहली बार मैं बाहर कहीं बता रहा हूँ, सुदर्शन पे तो बता चुका हूँ। मैं श्रावण में शेविंग नहीं करता था, तो थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी।
और बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनता था। और मैं गया था एम्स्टर्डम, लेकिन मैं हर बार किसी अलग देश की एयरलाइन से जाता था ताकि एक डेस्टिनेशन और मिले। तो मैं उस बार जॉर्डन एयरलाइन से गया। तो बुधवार हरा कपड़ा, श्रावण का महीना दाढ़ी, यहाँ मेरे दाढ़ी कम है, और मेरा नाम है सुरेश खंडेराव चौहान के। तो बोर्डिंग पास पर पूरा नाम नहीं आता है, तो सुरेशपुर आ गया, खंडेराव की इसमें खंडेराव KHANDERO नहीं आया, KHAN हो गया, खान। तो सुरेश खान लास्ट नेम उनके इसमें नहीं था, उनकी इसमें व्यवस्था नहीं थी, तो मेरे नाम पे लिख के आ गया सुरेश खान। अच्छा, बोर्डिंग पास वो प्रोटोकॉल वाले लेते, हमने देखा ही नहीं, डाल दिया पासपोर्ट में और बैठ गए। जब एम्स्टर्डम में उतरे तो वहाँ पर उन्होंने कहा ज़रा साइड में आइए, सिक्योरिटी चेक में हमको अलग लेके गए। तो हमारे ध्यान में आ गया कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, तो देखा तो हरा कपड़ा पहना है, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी है, और बोर्डिंग पास पे सुरेश खान लिखा है। तो फिर मैंने कहा कि माय नेम इज नॉट खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। उसके बाद फिल्म तो पहले फिर मुझे ये तो फिल्म उसके कई सालों बाद आई। ऐसी स्थिति है आज भी जिसके नाम में ये है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तानियों का वजन बड़ा है, हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा है, दुनिया के बाहर बहुत बड़ा है। दुनिया में हर देश में, काफ़ी देशों में जैसे हम ट्रैवल करते हैं, इंडियंस गेट मच मोर रिस्पेक्ट। आज से 8-10 साल पहले लोग हमें थर्ड क्लास सिटीजन्स देखा करते थे, लिटरली। आज की डेट में थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। उसके लिए केवल सरकार ही नहीं, देखिए हमारे लोगों ने भी मेहनत किया। देखिए आज दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में ज़्यादातर CEO हिंदुस्तानी हैं, तो ये हमारी मेहनत है। अमेरिका में 1 नंबर के सुशिक्षित लोग हिंदू है, 2 नंबर पे जूइश है। हाँ, ध्यान रखना, मतलब इतनी बड़ी आबादी हमारी जो व्यवस्था है, या आप ब्रिटेन में भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो सबसे ज़्यादा परिश्रमी भी है, क्राइम में हम लोग कम हैं। तो इसलिए जो दाग हम पे है वो दाग अगर धुल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। यस, तो विश्व मैं आपको क्लोजिंग आप ही कीजिएगा, लेकिन मैं अपना कुछ बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे बड़े क्लोज है पिछले 8-10 साल में। वन, इंटरनेशनली वी आर गिवन मच मोर रिस्पेक्ट। जो हम पहले लोग हमें लुक डाउन करते थे, आज हमें रिस्पेक्ट देते हैं। आप इंडिया में ही आइए, डिजिटल इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनिशिएटिव जो अभी चल रहा है। आप अपने UPI के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन स्वाइप कर सकते हैं। मैं अलग अलग देश में जाता हूँ, इतना एडवांस नहीं है जितना इंडिया में, जब 10-8 साल पहले इनिशिएटिव हुआ था। स्वच्छ भारत, हाँ, शायद हम सिंगापुर की तरह नहीं है, शायद हम US की तरह नहीं है, लेकिन आज आप एयरपोर्ट जाइए, आप दिल्ली में टर्मिनल 1 जाइए, अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन एज एन एक्टिविस्ट सुरेश चौहान के भाई बता रहे हैं, ये एक एक्टिविज्म है जो मिलके हम सबको करना पड़ेगा। आप अपना क्लोजिंग लीजिए। आपने कचरे से बात की, आपने कचरे से बात की, इसलिए कहता हूँ कि ये फिजिकल कचरा तो आप हटा पाएंगे, लेकिन कल्चरल कचरा जो दिमाग में मीडिया के द्वारा भरा जा रहा है, उसका भी सफाया होना ज़रूरी है। रिलीजियस कचरा जो यहाँ भरा जा रहा है, उसको भी सफाई करनी ज़रूरी है। मुझे किसी ने कहा कि सुरेश, सारे मीडिया ने मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में बहुत इनिशिएट लिया, तुमने क्यों ज़्यादा नहीं लिया? मैंने कहा कि ये फिजिकल कचरा, नाली का, सड़क का कचरा सफाई में सारे चैनल लगे, अच्छी बात है। मैं इस देश में जो जिहादी कचरा है उसको साफ़ करने में लगा हूँ, तो इसलिए ये कचरा भी निकलना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो दर्शक वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो इन्फ्लुएंसर मेरी बात को समझे और सहमत हो। सुरेश भाई, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। एक आपका पहलू है, एक उनका पहलू है। हाँ, राइट, ये जीवन लेकिन का एक सच छापा है और एक काटा है, ध्यान रखना। एक और कहावत है, एक आपका सच है और एक मेरा सच है, नहीं, और एक सच है, लेकिन दोनों मिलके सच नहीं होते, और तीसरा सच नहीं होता। हर बारे में, जहाँ खास करके धर्म है, राष्ट्र है, वहाँ तो एक ही सत्य है, और इसलिए हम नहीं, सत्य जरूरी है, और इसलिए हम सत्य के आग्रही हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है। मेरी मुलाकात हुई थी स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी से, और एजुकेशन को लेके मैं काफ़ी मैटर्स में सेंसिटिव हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, राइट, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, अभी जो 1947 में अंग्रेज छोड़ गए थे, अभी तक 90% वो फॉलो हो रहा है। तो गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, गुलाम शिक्षण थोड़ी था, तो अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? उनका आप देखिएगा, स्वामी जी का, उन्होंने एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी कि द करिकुलम नीड्स टू चेंज। ये चेंज बहुत ज़रूरी है। और आप गुरुकुल जाइए, स्वामी जी, दूसरे हैं रामदेव जी मित्र हैं, उनकी आप एजुकेशन देखिए, बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं इतनी बार जाता हूँ निरामयम योगग्राम, वहाँ के जो बच्चे हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी स्कूल्स, और किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा मैं, यहाँ के मेट्रोज, दिल्ली, बॉम्बे, हम लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, साल का 10-10, 15-15 लाख फीस दे रहे हैं। वो बच्चे
निरामिया में डायबिटीज का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं 4 बजे बिल्कुल फिट, जो मॉडल मटेरियल 6 पैक्स की बात करते हैं, हर बच्चा 6 पैक्स स्ट्रेट 4 बजे उठा हुआ है, सारी एक्सरसाइज कर रहा है, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है, जल नीति, कुंजल क्रिया, सब कुछ है। वो मॉडर्न मेडिसिन नए नए नाम लग के इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो आई थिंक एडिंग फ्रॉम व्हाट स्वामी जी सेड, और जो आप बोल रहे हैं परिवर्तन की जरूरत है, एक्टिविज्म है, वो हमें बचपन से ही स्टार्ट करना है। वी हैव टू मेक द बच्चों को स्ट्रांग बनाओ। अब हमारी लास्ट वीक बात हुई थी, बच्चों को बुलंद बनाओ। आपने क्या बोला था, क्या देखना चाहिए? कुछ बुलंदी के लिए क्या आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया था। नहीं, मैंने कहा कि बच्चों को आजकल क्या हो गया कि कुल बनाने की बात हो रही है। हाँ। कि बच्चा कुल चाहिए। हाँ। बच्चा शौर्य वाला नहीं, कूल होना चाहिए, दिमाग से कूल हो, लेकिन शौर्य हो। हाँ। क्या हुआ, कुल का मतलब वो अलग जा रहा है ना आजकल। हाँ। आज तो कुल तो और भी दिशा में जा रहा है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ। लेकिन मैंने आपने भी मेरे इंटरव्यू में ना मेरे उस वाले पहलू पे ज़्यादा बात की। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ। AI का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर आज मीडिया में कोई कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। हम पहले से ही तो हमारे कभी टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे, अभी कभी स्पेशल इंटरव्यू टेक्नोलॉजी पे करेंगे। डन डन डन। टेक्नोलॉजी पे नहीं तो लोग मेरा यही पहलू सुनते हैं और कहते हैं कि कट्टर आदमी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने अच्छा AI का किया। अभी मद्रास हाई कोर्ट के जज भी थे परसों, जब हम चेन्नई में थे, जो DGP के साथ उनसे बात हो रही थी, तो किसी ने सवाल उठाया उनसे कि कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग है, अब जो भी फैसले होते हैं वो प्रेसिडेंट्स पे होती है कि इस कोर्ट ने जब ये सुनाया था तो मशीन लर्निंग से कर दो और AI को सारे फैसले सुनाने दो। जज साहब ने मना कर दिया, कहते नहीं, AI ह्यूमन एलिमेंट है। तो उनके बच्चे कैसे जज बनेंगे? नहीं, बट बात बच्चों के बच्चे कैसे जज बनेंगे? कुछ ह्यूमन एलिमेंट भी होता है जजमेंट्स में। आई थिंक AI एक लेवल तक फिल्टरेशन तक यूज हो सकती है, लेकिन जो फाइनल जजमेंट प्रोसेस है वो आई थिंक ह्यूमन एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर बोलता हूँ और इसी लॉजिक से फिर अपराध ही ना हो, इस दिशा में काम होना चाहिए। वैसे तो अपराध ही ना हो, इस दिशा में काम होना चाहिए। नई चीज तो है नहीं अपराध, नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसके पीछे जो एलिमेंट है वो कम किए जा सकते हैं। Absolutely. I think let's end on a positive note. जो lot of development that we are seeing, and let's move progressively. Let's all be activists. अपना सफाई करो अपने घर की, लेकिन जो कचरा आप घर से निकालते हो वो सड़क पे मत फेंको। डिवाइडर्स बने हैं, अगर डिवाइडर्स आपको पसंद नहीं है तो आप सरकार से कट के उनसे कट कराओ, लेकिन रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाओ। हिंदू मुसलमान एक्टिविज्म है, लोग अक्यूज होते हैं कि लड़ाई झगड़े सरकार करा रही है, लेकिन वो तो अपने इंटरनल है। आपको पीसफुली रहना है, यू हैव टू मेंटेन। एक देश है, एक कानून है, एक सिस्टम है, सब मिलके रहो, फॉलो, लेकिन अपने घर को मत देखो, पूरे देश को देखो। दैट इज माई व्यू। आप इस विचार से सहमत है तो हाँ बोल दीजिए, नहीं है तो क्लोजिंग दे दीजिए। नहीं, क्या है, मैं बहुत भाईचारे पे सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि भाईचारे ने हमारा चारा कर दिया है। इसलिए ठीक है आपने बोला है, लेकिन सजग रहो, मैं कहूँगा उसके बजाय सजग रहो। आपके आसपास का पड़ोसी कौन है इस पे ध्यान दो, और गद्दारों को पहचानो, बिल्कुल, मानवता के दुश्मनों को पहचानो। एक फनी आपने भाईचारा वर्ड यूज़ किया। आज से हम इंडस्ट्री में अब तो 25 साल हो गए। तो जब मैंने नेशनल ज्योग्राफिक लॉन्च किया था आज से करीबन 23-24 साल पहले, दिल्ली के एक सबसे बड़े केबल ऑपरेटर थे, तो उनके पास गए थे कि हमारा चैनल चला दो। उस समय कैरेज फी नई शुरू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मुश्किल है। तो हमने कहा भाईचारे में चला दो, तो उन्होंने कहा भाई तो आप हो, चारा कौन डालेगा। थैंक यू सुरेश भाई, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलो मैं जाऊँ, मेरे को दिहाड़ी पे जाना है। नहीं, इसमें आपको कुछ कट नहीं करना, कोई कट नहीं, पूरा जाएगा।